हाँ जी बच्चों, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज फिर हमने नया चैप्टर शुरू करना है, ईएमआई। अब पिछला तो कुछ नहीं बचा हुआ ना अपना। ओके बच्चों, तो हमारे चैप्टर का नाम है यस, पिछले चैप्टर में आपने ए और बी पार्टी करना है। तो चैप्टर का नाम है बच्चों ईएमआई, विच स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एंड जो टॉपिक का नाम है, हमारा पहला टॉपिक है, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो ये वाला बच्चों जो चैप्टर है, ये हमारे पिछले 2-3 चैप्टर्स के कंसेप्ट्स को मिक्स करेगा। जैसा कि नाम से लग रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का भी काम आएगा, मैग्नेटिक फील्ड का भी काम आएगा, और इंडक्शन। इंडक्शन का क्या मतलब होता है? चार्जेस इंड्यूस होना, राइट। तो वैसा कुछ हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या इंड्यूस हो रहा है। वी विल सी। यहाँ चार्जेस तो नहीं होते, बट क्या होता है हम अभी देखेंगे। तो जो सबसे पहले हम एक टर्म डिफाइन करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स। This is defined in exactly the same way as electric flux. तो अगर कोई रीजन है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, और अगर हम वहां पे कोई भी एरिया लें, तो हम उस एरिया के करस्पॉन्डिंग एक एरिया वेक्टर लेंगे। तो जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फ्लक्स, भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती थी कि कितनी फील्ड लाइंस पास करेंगी उस एरिया के थ्रू। ऐसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब है कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस एरिया के थ्रू पास करेंगी। बिल्कुल सेम डेफिनेशन, फर्क सिर्फ इतना है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए थी, ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए। ठीक है, तो फॉर सम रीजन, जो कि अभी हम आगे समझेंगे, हमने अभी तक कोई यूज नहीं किया था फ्लक्स का, राइट। जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स में तो हम गॉस लॉ की हेल्प से यूज कर रहे थे, यहां हमने नहीं किया था, दैट वी विल सी बाय। सो तो हम डेफिनेशन लिखते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स की। दिस इज नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस, एंड इसका फॉर्मूला बिल्कुल वही बन गया जो हमारा जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड का था। ठीक है, तो इसके यूनिट्स बच्चों बन जाएंगे टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, जिसको हम कहते हैं एज वेबर। ठीक है, तो आपने देखा होगा पिछले चैप्टर में कई बार ऐसा होता था ना कि यूनिट्स लिखे होते थे वेबर पर मीटर स्क्वायर मैग्नेटिक फील्ड के, तो वो यहीं से आए थे। और आपने ये भी देखा होगा कि कई क्वेश्चंस में ऐसा लिखा होता था कि मतलब मैग्नेटिक फील्ड को लिखा होता था एज फ्लक्स डेंसिटी। ख्याल है कुछ क्वेश्चंस में था ऐसा? यस सर। तो वो फ्लक्स डेंसिटी इसीलिए लिखा होता था, मतलब बेसिकली उसका मतलब था फ्लक्स अपॉन एरिया। अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, तो लेट्स सी कि इस मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या रोल रहता है।
तो बच्चों हम देखते हैं बनाकर मैग्नेटिज्म के लिए गॉस लॉ। जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए गॉस लॉ था, वो कहता था कि अगर हम कोई भी क्लोज सरफेस ले लें तो क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट। सो हम देखते हैं कि उसका मैग्नेटिज्म में इक्विवेलेंट क्या बनेगा। तो सबसे पहले तो बच्चों हम अभी जो बात करने लगे हैं, ये बात कर रहे हैं हम एक क्लोज सरफेस की, ठीक है। तो लेट्स से हमने ऐसे एक क्लोज सरफेस ले ली। जस्ट थिंक, फ्लक्स की डेफिनेशन यूज करो, कोई भी सिचुएशन के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करो एंड ट्राई टू थिंक कि इस केस में, अच्छा बच्चों प्लीज एक तो कंफ्यूज मत करना, मैंने यहाँ क्लोज्ड सरफेस लिखा है, मैंने क्लोज्ड लूप नहीं लिखा। अभी तक हम मैग्नेटिज्म में हमेशा लूप्स बनाते आ रहे थे, राइट। तो अब मैंने सरफेस बनाई है। सरफेस का मतलब समझते हो, बंद कुछ, जैसे एक हॉलो बॉल हो गई या कोई बैग हो गया, कोई पैकेट हो गया, राइट, जो चारों तरफ से बंद है। लूप तो धागा था, याद करो, है ना। तो कोई बच्चों किसी सिचुएशन के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाओ और उसके हिसाब से ये देखने की कोशिश करो कि भाई क्या वैल्यू आनी चाहिए। टोटल फ्लक्स जो होगी जो कि इंटीग्रल बी डॉट डी है, उसकी बच्चों क्या वैल्यू होगी। जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट। बच्चों किसी भी सिचुएशन के लिए फील्ड लाइंस ड्रॉ करो, फिर आपको एकदम आइडिया लग जाएगा और उसके आसपास एक क्लोज सरफेस बना दो। हाँ, डीए लिखो, डीएस लिखो, दैट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस बिकॉज वो तो एरिया ही है बस। तो यस बच्चों, दिस आंसर विल टर्न आउट टू बी, बच्चों अगर आप ध्यान से सोचो तो ये जीरो आ जाएगा। सोचो क्यों।
यस, तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में, मैंने जब हम लिख रहे थे तब भी एम्फेसाइज किया था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो हमेशा क्लोज लूप्स बनाती हैं, isn't it? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का तो क्या था, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंडिंग एट नेगेटिव चार्ज। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं दे फॉर्म क्लोज लूप्स। तो अब बच्चों अगर किसी भी सिचुएशन में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उन्होंने क्लोज लूप्स बनाए हुए हैं, ठीक है, तो आप कोई भी सरफेस बना लो, उस सरफेस के लिए हमेशा जितनी फील्ड लाइंस एंटर कर रही होंगी उतनी फील्ड लाइंस एग्जिट कर रही होंगी। जैसे मान लो अगर मैं एक सिंपल बार मैग्नेट के लिए बनाऊं अप्रोक्सीमेट सी फील्ड लाइंस, राइट, कुछ ऐसी बनती है। दीज आर फील्ड लाइंस, डोंट कंफ्यूज देम विद सरफेस। सरफेस तो ही मैंने बनाई नहीं, वो मैं बनाऊंगा, राइट। ऐसी कुछ फील्ड लाइंस बन रही हैं ये, करेक्ट। अब मैं बच्चों, आप देखो कहीं पर भी जैसी मर्जी क्लोज सरफेस ले लूं, हमेशा ऐसा हो रहा है कि उस क्लोज सरफेस में जितनी फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं उतनी एग्जिट कर रही हैं, राइट। ये प्रॉपर्टी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की है कि वो तो क्लोज लूप्स ही बनाएंगी, तो जहां से एंटर करेंगी वहां पे वापस तो आना ही पड़ेगा। तो आप देख सकते हो कि हर केस में जो वैल्यू बनेगी वो जीरो ही बन जाएगी। हमेशा जितनी फील्ड लाइंस एंटर कर रही होंगी उतनी ही फील्ड लाइंस एग्जिट कर रही होंगी। क्या ये पॉइंट बच्चों क्लियर हो गया सबको? बट सर बी डॉट डी है, मतलब वो जैसे एंटर कर रही हैं बिल्कुल वैसे ही एग्जिट करेंगी। नहीं, अपने आप वही अलग अलग जब हम एरियाज लेंगे तो अपने आप किसी के लिए वो टर्म पॉजिटिव आएगी, किसी के लिए नेगेटिव आएगी, एरिया के लिए वो कर कर आके जीरो बन जाएगी। मतलब फिर ये कैसे बोल सकते हैं हम, मतलब कि देखने से एम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंटरिंग इज इक्वल टू एग्जिटिंग, वो तो हम बोल सकते हैं, बट वो सेम पैटर्न से एग्जिट कर रही हैं कि वो काट ही रही हैं एक दूसरे को, ये हम सोच के कैसे बोल सकते थे? ये नहीं बोल सकते हम तो उसी से ही बता रहे हैं, किससे? फील्ड लाइंस एंटरिंग एग्जिटिंग से। बट वो तो एक पूरा पैरामीटर फिर हुआ ही नहीं ना, क्योंकि हमें क्या पता वो एग्जिट कैसे कर रही हैं, वैसे ही कर रही हैं जैसे एंटर कर रही थी, काट पाएंगे या नहीं काट पाएंगे। नहीं, हम तो इस बेसिस पे कह रहे हैं कि क्लोज लूप्स बनते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के। हाँ जी। तो उस बेसिस पे तो हमें ये पता ही है ना कि अगर क्लोज लूप्स बनने हैं तो आप अगर कोई भी सरफेस लोगे तो उस सरफेस के लिए ये तो जरूरी हुआ कि जितनी एंटर कर रही हैं उतनी एग्जिट करेंगी। ये तो मैं सर समझ रहा हूँ ना कि जितनी एंटर कर रही है उतनी एग्जिट करेंगी ही करेंगी, बट वैसे ही करेंगी या नहीं, मतलब एक दूसरे को काट ही उससे पाएंगी या उससे नहीं? फर्क नहीं पड़ रहा ना। मैं समझ गया आपका क्वेश्चन। आप ये कहना चाह रहे हो कि जिस तरीके से एंटर कर रही थी, जिस एंगल पे एंटर कर रही थी, हाँ क्या जी। एग्जैक्टली उसी एंगल पे एग्जिट कर रही हैं? हाँ जी। बट उससे फर्क नहीं पड़ता। हम तो ये कह ही नहीं रहे कि सेम एंगल होना चाहिए। फ्लक्स तो इट इज जस्ट नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, ठीक है। बट बी डॉट डी ए नहीं है सर, नहीं, मतलब बी वो डॉट तो। डी एंड नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को मिक्स मत करो। मतलब जो बी डॉट डी है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, राइट। मतलब अगर आप कोई क्लोज सरफेस के लिए, पूरी सरफेस के लिए आप निकाल लोगे इंटीग्रल बी डॉट डी, दैट विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू कि उसके अंदर मतलब कितनी नेट फील्ड लाइंस उसके थ्रू पास कर रही हैं, एंटर कर रही हैं। ठीक है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स में नहीं होता था, हाँ अगर जी। इलेक्ट्रोस्टैट्स में आप इंटीग्रल ई डॉट डी निकालो तो उसका क्या मतलब होता था कि उसके अंदर नेट कितनी फील्ड लाइंस एंटर
कर रही हाँ है। जी, मतलब हाँ फ्लक्स कितनी एंटर कर रही है, हाँ मतलब उससे रिलेट किया हमने यहाँ पे एंटरिंग से, बी डॉट डी ए से नहीं हमने बोल पाए कि ये 0 है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, बी डॉट डी ए तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू देगा। ठीक है सर। तो बच्चों दिस इज एग्जैक्टली व्हाई हमने गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म यूज नहीं किया, ठीक है। ये मतलब मैं आपको बता भी इसलिए रहा हूं ताकि हमें समझ आ जाए कि मैग्नेटिज्म वाले गॉस लॉ का कोई काम नहीं है। इसीलिए हमने मैग्नेटिज्म के केस में वो एक अलग लॉ बनाया जिसको हम एम्पेयर्स लॉ कहते हैं। तो यहाँ तो गॉस लॉ लगाकर हमें हमेशा ही 0 मिलेगा, तो कोई फायदा ही नहीं हो रहा, ठीक है। बट हम स्टिल फ्लक्स पढ़ रहे हैं, आप देख सकते हो। दैट वी विल जस्ट अंडरस्टैंड बाय, मतलब हमें क्या जरूरत पड़ी स्टिल फ्लक्स के बारे में पढ़ने की। भाई फिर से बचाओ, देखो इलेक्ट्रोस्टैट्स में तो हमने फ्लक्स क्यों पढ़ा था, क्योंकि हमने देखा था कि फ्लक्स की हेल्प से कई सिचुएशंस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढ पा रहे थे, राइट, विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। यहाँ पे हम फ्लक्स पढ़ रहे हैं, बट हम देखेंगे कि उसकी एप्लीकेशन मैग्नेटिक फील्ड निकालना नहीं है, रादर कुछ और है जो हम अभी आगे देखेंगे, ठीक है। भाई पहले मुझे एक बात बताओ, आप में से तो कई लोगों के पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं, तो शायद उन्हें ज्यादा पता होगा, ये कार के अंदर बैठे हुए भी मास्क लगाना जरूरी है? सर मोस्ट गाइडलाइंस के हिसाब से अगर आप फैमिली के साथ हो, अपनी फैमिली के साथ इमीडिएट, तो आपको लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर किसी और के साथ हो तो इट्स लाइक रिकमेंडेड। अच्छा, हाँ मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि यार मेरा चालान कट गया मंडे को, मैं तो मतलब फैमिली के ये साथ ही सर बैठा था। जरूरी नहीं है, पर चालान काटते हैं वो हमेशा। सर वो कहते हैं कि हाँ मतलब मास्क पाना जरूरी है, पर वैसे नॉर्मली जरूरत नहीं है। बस वही बात, मतलब मेरे साथ बाकी लोगों ने गले में डाला हुआ था मास्क, उनको कुछ नहीं बोला, मैंने नहीं डाला था तो मेरा कट गले गया से चालान। फैलता है ना कोरोना। सर गले फॉर्मेलिटी से कर लो ना। ऐसे सीधा। सर फॉर्मेलिटी करके डाल लिया करो ना, जब वो आएंगे हाँ तो बस ऊपर कर वही लेना, गलती हो वैसे गई, नीचे रख लो। मैं तो कह रहा हूँ वही गलती हो गई। और वो बात तो सुनते नहीं, मैंने बोला कि घर वालों के साथ तो घर पे भी होते ही हो आप, उनके साथ क्या मास्क डालना है, तो बट वही है, मतलब खैर वो भी उनको क्या पता कि घर वाले सर बैठे बहुत हैं कि और अजीब बैठे अजीब हैं। रूल बन रहे हैं। एक रूल था कि आपको ग्लव्स पहन के हर जगह जाना है, और कार में भी ग्लव्स पहनने हैं। एक बार हाँ मेरे डैड ने कार में, अपनी खुद की कार में ग्लव्स नहीं पहने थे, उनका चालान उसके लिए कट गया। अभी बहुत बुरा हाल है। तो भाई मतलब कंक्लूजन तो यही है कि मास्क पहन के तो रखो ही हर जगह। ओके, तो कितने का कटा? 1000 रुपए का, मतलब मैं और मेरी वाइफ की तो दोनों का 500-500। सर लाइक रुपए का नहीं था, धर्म का था। आपके तो तो वहां तो बहुत ज्यादा है, मैंने जो सुना था। बहुत ज्यादा है। और हम्म। लाइक एक हफ्ते बाद वो गाइडलाइन हट गई कि आप कार में बिना ग्लव्स के जा सकते हो, और ग्लव्स लाइक अच्छा। इम्पोर्टेंट नहीं है तो। ओके, तो अब जो हम समझते हैं क्यों हम फ्लक्स को पढ़ने लगे हैं और उसका क्या यूज है। तो ये जो फिनोमिना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये बेसिकली आपने क्लास 10th में भी इसके बारे में पढ़ा हुआ है। तो द फिनोमिना इज कि अगर हम एक ऐसे कोई भी एक लूप लें बच्चों, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये ऊपर एक लूप है
इसके अंदर हमने कोई बैटरी नहीं लगाई हुई, एक करंट का लूप लिया हुआ है, सॉरी एक वायर का लूप लिया हुआ है, देयर इज नो बैटरी, बस इसके अंदर एक जगह बल्ब कनेक्ट किया हुआ है। इसके नीचे हमने एक मैग्नेट रखा, तो ऑब्वियसली इस मैग्नेट में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी जो इस लूप को कट करेंगी, ठीक है। तो याद करो 10th क्लास से, अगर हम इस मैग्नेट को मूव करते हैं किसी भी तरीके से, चाहे उसके पास चाहे उससे दूर, ठीक है, मतलब बस मूव अप डाउन ही कर रहे हैं और किसी तरह नहीं, फिलहाल हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि हम इस मैग्नेट को या ऊपर या नीचे किसी तरीके से मूव कर रहे हैं, तो क्या होगा बच्चों? तो इस लूप के अंदर एक करंट इंड्यूस हो जाता है, जिस कारण से वो बल्ब ग्लो करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो यहां पे जो क्वांटिटी इंड्यूस हो रही है, जो इस चैप्टर में इंडक्शन वर्ड आया था, तो जो क्वांटिटी इंड्यूस हो रही है दैट इज करंट, ठीक है। और ये कब इंड्यूस हो रहा है? जब हम मैग्नेट को मूव कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ही आप मैग्नेट को रेस्ट पे ले आओगे, उसी टाइम बल्ब बंद हो जाएगा। बल्ब विल ग्लो ओनली टिल द टाइम यू आर मूविंग द मैग्नेट, ठीक है। तो इसमें बच्चों किस तरीके का एनर्जी कन्वर्जन हो रहा है? तो इस केस में काइनेटिक कह लो या मैकेनिकल कह लो, से इलेक्ट्रिकल में एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, बट नॉट डायरेक्टली, इन बिटवीन कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड का भी रोल आ रहा है, राइट। हम सीधा मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में नहीं कन्वर्ट कर सकते, हमें उसको बीच में उसको इन्वॉल्व, हमें मतलब मैग्नेटिक फील्ड को इन्वॉल्व करना पड़ता है, राइट। तो बच्चों यहाँ पे जो फिनोमिना इन्वॉल्व है, मतलब जिस रीजन से करंट इंड्यूस हुआ, दैट रीजन इज कि आप ये समझ सकते हो कि जब हम मैग्नेट को ऊपर नीचे कर रहे होंगे, तो इस लूप के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, वो चेंज कर रही होंगी, है ना। मतलब जितना मैग्नेट दूर होगा उतना फील्ड लाइंस कम हो जाएंगी, जितना मैग्नेट पास लेके आएंगे हम उतनी फील्ड लाइंस बढ़ जाएंगी। फील्ड लाइंस कम ज्यादा हो रही हैं मतलब फ्लक्स कम ज्यादा हो रहा है। तो द फिनोमिना इन्वॉल्व्ड इज कि एक चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करती है, जिसके कारण एक करंट आता है, ठीक है जी। हम मतलब कोई रीजन नहीं दे सकते इसका, मतलब दिस इज अ लॉ, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड कि कहीं पर भी अगर एक चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है, उसके कारण पोटेंशियल डिफरेंस आता है और उसके कारण करंट आता है, ठीक है पोटेंशियल बच्चों। डिफरेंट कहाँ आया? इस लूप के अंदर, लूप के अंदर मतलब ये तो एक स्ट्रेट वायर है, कर्व कैसे आ वायर, सकता है? दो सर्कुलर वायर, मतलब हाँ जी, मतलब एक प्योर वायर है, कोई रेजिस्टेंस हाँ वगैरह नहीं हाँ, है बीच में, तो इट्स जस्ट अ दो वायर, पॉइंट्स के यस। बीच में कैसे आ सकता है हाँ पोटेंशियल डिफरेंस? हाँ, अभी नेक्स्ट हमें वही समझना है कि ये वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये नॉर्मल जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ते थे उसके जैसा नहीं है। ये भी आगे हम बच्चों लिखेंगे। इसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि आप इस पोटेंशियल डिफरेंस को कोई दो पॉइंट्स के बीच में नहीं बोल सकते, जैसे हम वहां बोलते थे करंट में। यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो बस पूरे लूप के अक्रॉस है,
मतलब आप इसमें कोई दो पॉइंट्स नहीं बोल सकते। सर यस सर पहले हमने जो फ्लक्स पढ़ी थी मैग्नेटिक फ्लक्स, वो सर एक क्लोज्ड सरफेस की, मतलब कि क्लोज सरफेस के लिए पढ़ी थी, जिसके अंदर कुछ एरिया इंक्लोज्ड होगा, वॉल्यूम इंक्लोज्ड होगी। यस यस यस। लेकिन सर अब हम लूप के लिए पढ़ रहे हैं, हाँ हाँ तो सर हाँ, वो तो हमने बस ये लिखा है कि भाई क्लोज सरफेस के केस में तो फ्लक्स जीरो आ जाती है, वो पार्ट खत्म हो गया। ठीक है, अब हम और जगहों पे देख रहे हैं अप्लाई करके कि फ्लक्स का क्या रोल आता है। तो ये अब क्लोज सरफेस नहीं है, ये तो एक मतलब लूप है। सर लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स में तो हमने ऐसे कहा था कि ये सिर्फ होती क्लोज सरफेस के लिए है। मतलब गॉस लॉ क्लोज सरफेस पे अप्लाई होता है, निकाल तो आप कहीं भी सकते हो, बट जो गॉस लॉ था वो क्लोज सरफेस के ऊपर अप्लाई होता था। ठीक है सर, ओके। तो तो बच्चों मैंने यहाँ स्पेसिफिकली इस तरह लिखा है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूसेस अ पोटेंशियल डिफरेंस विच फर्दर प्रोड्यूसेस अ करंट। ठीक है, ये समझना इसलिए जरूरी है कि भाई ऐसा नहीं है कि आप कोई भी मटेरियल ले लोगे तो करंट आ जाएगा। मतलब मान लो ये रिंग जो है वो अपने प्लास्टिक के लिए, मतलब एक इंसुलेटर के लिए, तो उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस तो आ जाएगा लेकिन करंट नहीं आएगा। ठीक है, करंट तो तभी आ सकता है अगर आपके पास उस लूप के अंदर फ्री चार्जेस होंगे जो कि मूव कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम लिख भी लेते हैं एक एग्जांपल बना के। So if the loop is made of insulating material, potential difference will be produced but not current. तो बच्चों हम अभी आगे देखेंगे कि जो ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस है, करता तो बेसिक काम तो ये भी वही कर रहा है कि करंट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंसेस भी हैं जो हमने पहले पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था उसके मुकाबले, वो अभी हम देखेंगे कि क्या होता है, वो थोड़ा लेटर ऑन आएगा। फंडामेंटल काम तो वही है कि ये भी करंट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, बाकी तो मतलब का क्रक्स है, जो बेसिक फिनोमिना हम यूज करेंगे बार बार, वो ये होगा कि हम कोई लूप लेंगे, उस लूप के अक्रॉस फ्लक्स चेंज हो रही होगी। ठीक है, तो वो चेंजिंग फ्लक्स एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करेगी और उस पोटेंशियल डिफरेंस से करंट आएगा। ठीक है जी, तो इस बात को बच्चों मैथमेटिकली फर्स्ट टाइम निकाला था फैराडे ने, तो हेंस वी स्टडी फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई। तो बच्चों ये लॉ सिंपली ये कहता है कि अगर आप कोई भी क्लोज लूप लोगे तो उस क्लोज लूप के लिए जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है दैट इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। मतलब इट्स सिंपल डिफरेंशिएशन ऑफ फ्लक्स विद टाइम, और एक माइनस साइन आता है। और ये भी बच्चों लिख लो कि ये जो ईएमएफ है या फिर ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है,
ये 2 पॉइंट्स के लिए नहीं डिफाइन होता, ये पूरे लूप के लिए डिफाइन होता है। तो बच्चों ऊपर ऑब्वियसली आप पोटेंशियल डिफरेंस कह लो या इलेक्ट्रिक फील्ड कह लो, वो तो एक ही बात है ना। मतलब अगर ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आया होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ही आया होगा। मतलब ये तो इकट्ठे ही एग्जिस्ट करते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। माइनस साइन का चक्कर में अभी आपको समझाता हूं, ठीक है। ये क्यों आया है माइनस, वील जस्ट अंडरस्टैंड। तो ये बच्चों सिंपल रिलेशन है जिसको ऑब्वियसली हम प्रूव नहीं कर सकते। दिस इज अ लॉ दैट इंड्यूस ईएमएफ इज माइनस ऑफ डी फाई बाय डी टी। तो जो फैराडे ने तो क्या किया था कि बस अपने रिजल्ट में एक माइनस साइन लगा के दे दिया था, जिसको लेकर इतनी क्लैरिटी नहीं बन रही थी। मतलब माइनस साइन से हर जगह पे सिचुएशन क्लियर नहीं हो रही थी कि क्या मतलब है माइनस साइन का। इसको और प्रॉपरली एक्सप्लेन किया एक दूसरे साइंटिस्ट ने, तो एक नया लॉ आ गया, लेंज लॉ। लेंज लॉ, एक्सक्यूज मी सर, यस, एक फैराडे वाले में डाउट है एक, मतलब हाँ हाँ पूछो। अगर अभी पूछना, डी फाई जो है हम मैग्नेट को मतलब पास दूर कर रहे हैं लगातार मोशन में, तो डी फाई बाय डी टी जब तो हम पास लेके आ रहे हैं तो लाइंस बढ़ रही हैं तो पॉजिटिव है, जब दूर लेके जा रहे हैं तो नेगेटिव है। यस तो करंट की डायरेक्शन उल्टी सीधी होती रहती है, यस क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, यस, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। हाँ। ठीक। ये बच्चों ईएमएफ का सिंबल होता है, ये जो मैंने बनाया। मतलब नॉर्मली हम ई लिख लेते हैं, वैसे सिंबल ये होता है इस तरह से। ई बना लो, कोई चक्कर नहीं है। तो यहां बच्चों आप एक बात ये भी समझ सकते हो कि जैसे यहाँ पे डी फाई बाई डी टी आ गया, अगर हमें एवरेज ईएमएफ निकालनी हो, ई एवरेज, तो एवरेज के केस में क्या हो जाएगा, डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी बन जाएगा। आपको ख्याल ही होगा, डी जो होता है डिफरेंशिएशन हमारे को इंस्टेंटेनियस वाले रिजल्ट्स देती है, और जब डेल्टा लग जाता है तो एवरेज वाला रिजल्ट्स बन जाता है। तो बच्चों यहाँ से आप एक बात ये समझ सकते हो, अगर मैं यूनिट्स की टर्म्स में बात करूं, ये जो वेबर है, क्या ये वोल्ट इनटू टाइम बन गया? राइट। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ईएमएफ की यूनिट्स वोल्ट के होते हैं, तो वोल्ट इनटू टाइम वेबर बन गया। ओके, अब बच्चों नेक्स्ट पार्ट को बहुत ही ध्यान से समझना है। लेंस लॉ, लेंस लॉ हमारे को बताएगा कि यहाँ पे माइनस साइन क्यों आया था, और वो हमारे को ये बताएगा कि किसी भी सिचुएशन में जब
फ्लक्स चेंज कर रही होती है तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? जैसे हम ऊपर वाले फिगर में देखें तो कि भाई करंट क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से समझना है हमें। तो बच्चों क्या होता है, जैसे मान लो हम इसी फिगर में समझें, 1 मिनट के लिए मान लो कि अभी हम बार मैग्नेट को ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, मतलब वी आर मूविंग द मैग्नेट टुवर्ड्स द लूप। तो ये जो लूप है इसके थ्रू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ रही हैं, राइट? किस तरफ को बढ़ रही हैं? जो इस लूप से ऊपर की तरफ जा रही है ना? जो फील्ड लाइंस नीचे से ऊपर की तरफ जा रही हैं वो फील्ड लाइंस बढ़ रही हैं। ठीक है, नाउ लिसन केयरफुली। तो लेंस लॉ क्या कहता है कि भाई लूप के अंदर जो करंट इंड्यूस होगा उस इंड्यूस्ड करंट के कारण भी एक मैग्नेटिक फील्ड आएगी, इजंट इट? इस लूप के अंदर जिस भी डायरेक्शन में करंट आएगा, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, उसके कारण एक उसकी मैग्नेटिक फील्ड आएगी। ठीक है, तो मैं इस बार मैग्नेट वाली मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं कर रहा हूं, अब मैं बात कर रहा हूं कि जो लूप के अंदर करंट आएगा उसकी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो लेंज लॉ ये कहता है कि ये जो इंड्यूस्ड करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी वो जो इनिशियल फ्लक्स है, जो चेंज इन फ्लक्स हो रहा था, उसको अपोज करेंगी। दोबारा सुनो, इन अदर वर्ड्स लूप ये चाहता है कि उसके थ्रू जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कांस्टेंट रहे। ठीक है, तो मान लो इस लूप के थ्रू पहले कुछ 5 फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही थी। ठीक है, अब जब आप बार मैग्नेट को और पास लेके जाओगे तो फील्ड लाइंस और ज्यादा पास करनी शुरू कर देंगी इसके थ्रू। ठीक है, तो लूप जो है वो इस चेंज को अपोज करना चाहता है। लूप कह रहा है कि यार अगर पहले मेरे थ्रू 5 थी तो वो चाहता ये है कि 5 ही रहे। ठीक है, अगर वो 5 रखना चाहता है तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? ये जो एक्स्ट्रा फील्ड लाइंस उसके थ्रू पास करने लगी हैं वो उसको अपोज करना चाहेगा, मतलब वो उनको खत्म करना चाहेगा। उनको वो खत्म कैसे कर पाएगा? अगर वो अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट कर दे। ठीक है, तो फिर से समझो, लूप के थ्रू ऊपर जाने वाली फील्ड लाइंस बढ़ रही थी, तो ये लूप क्या करेगा? वो अपनी खुद की फील्ड लाइंस नीचे की तरफ बना देगा ताकि ऊपर जाने वाली जो फील्ड लाइंस हैं वो कम हो जाए। क्या ये बात समझ आ रही है बच्चों? तो इन अदर वर्ड्स जो करंट इंड्यूस होता है वो करंट ये कोशिश करता है कि जो फील्ड लाइंस, जो फ्लक्स लूप के अच्छा एक बात का बहुत ध्यान रखना, मैंने ये नहीं बोला कि वो फ्लक्स को अपोज करता है, मैंने ये बोला है कि वो चेंज इन फ्लक्स को अपोज करता है। ठीक है, कि भाई पहले ऊपर को की तरफ थी, ऊपर की तरफ बढ़ने लगी थी, तो इसलिए लूप ने अपनी फील्ड लाइंस नीचे की तरफ बना दी।
ठीक है, एंड मैंने ये भी नहीं कहा कि फ्लक्स कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, मैंने ये कहा कि वो कोशिश ये कर रहा है। कि वो फ्लक्स कांस्टेंट रहे। वो रख पाता है कि नहीं रख पाता, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, बट ये कोई जरूरी नहीं है कि फ्लक्स कांस्टेंट रहे। तो फिर से सुनो बच्चों, लूप के अंदर जो करंट है वो इस तरीके से इंड्यूस होगा कि उस करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी वो जो चेंज इन फ्लक्स है उसको अपोज करेंगी। मतलब जिस तरफ को भी फील्ड लाइंस बढ़ने लगी हैं वो उसको अपोज करेगा। ठीक है, एक बार इसको लिखो, फिर हम इसके और एग्जांपल्स लेते हैं, उससे फिर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो direction of induced EMF is such that the field lines produced by induced current oppose the change in flux. ठीक है, तो two words are very important over here, oppose and change. Once again, I did not say कि वो flux को oppose करती हैं, वो flux के अंदर जो change आ रहा है उसको oppose करती हैं। So तो हम एक केस देखते हैं बच्चों, मैं एक बार समझाता हूं आपको। ठीक है, आप ये बच्चों 10th क्लास में भी करते थे, कुछ केसेस में आप निकालते थे इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन, बट वो बहुत ही मतलब बेसिक सा मेथड था, बहुत स्पेसिफिक केसेस में ही अप्लाई होता है। पता नहीं लेफ्ट हैंड रूल था, पता नहीं क्या था। सो अब देखो बच्चों क्या सिचुएशन है। लेट अस से एक, ये जो लेफ्ट साइड पे है बच्चों, ये एक करंट कैरिंग वायर है इनफाइनाइट, और हमने सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन में, मतलब इसी प्लेन में जो हम इसमें ड्रॉ कर रहे हैं सारा कुछ, इसके अंदर हमने एक लूप रख दिया। ठीक है, जो लेफ्ट वाली वायर है उसके अंदर जो करंट है दैट इज इंक्रीजिंग विद टाइम। अब बच्चों सबसे पहले बात तो हम ये समझें कि ये जो लेफ्ट साइड वाली वायर है इसके अंदर जो करंट है, उस करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी लूप के अंदर, वो किस तरफ को होंगी?
वो इनटू द प्लेन होंगी, ये क्लियर हो रहा है आपको? ठीक है, वो तो सिंपली हमें पता है कि इनटू द प्लेन बन रही है। अब बच्चों अगर करंट बढ़ेगा तो जो फील्ड लाइंस, अगर करंट बढ़ेगा तो मतलब बी का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, राइट? बी का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो व्हाट कैन वी कमेंट अबाउट द फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द लूप? They will increase by अगर B का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो हमें फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी पता है कि फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, फील्ड लाइंस पास पास हो जाएंगी, राइट? अगर फील्ड लाइंस पास पास हो जाएंगी तो इस लूप के अंदर से जो फील्ड लाइंस निकल रही हैं वो बढ़ जाएंगी, करेक्ट? अब लूप ये चाहता है कि उसके अंदर जो फील्ड लाइंस जा रही हैं वो ना बढ़े, ठीक है भाई, जो पहले से जा रही हैं वो जा रही हैं बट बढ़े ना। तो अगर लूप ने उसको बढ़ने से रोकना है तो लूप को किधर को मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करनी पड़ेगी? आउट ऑफ प्लेन, राइट? तो उसके लिए अब करंट किधर को होना चाहिए? लूप अपने थ्रू किधर को करंट फ्लो करवाए सच दैट उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउट ऑफ प्लेन बन जाए। एंटी क्लॉकवाइज, राइट? वंस अगेन बच्चों, ऐसे नहीं सोचना कि भाई पहले फील्ड लाइंस अंदर जा रही थी इसका मतलब अब बाहर को बनेंगी और इसलिए करंट एंटी क्लॉकवाइज आ गया। हमने ऐसे सोचना है कि जो फील्ड लाइंस अंदर को जा रही थी वो बढ़ने लगी थी, उनको बढ़ने से रोकना था, इसलिए जो फील्ड बनी वो बाहर को बन रही थी, ठीक है? क्या ये सबको समझ आ गया कैसे लिखा है मैंने, कैसे डायरेक्शन शो की है? बच्चों प्लीज आंसर करो, यस नो, ये सबसे क्रिटिकल पार्ट है इस चैप्टर का। सर यस सर जो हमने लेफ्ट में सर शो किया है कि करंट इंक्रीज कर रहा है टाइम के साथ, सर ये मैग्नेट की मूवमेंट के कारण हो रहा है? नहीं नहीं, ये तो हम कोई भी एक्सटर्नल एजेंट है उसके हेल्प से हमने करंट को बढ़ा रहे हैं हम। ये हम जो भी वायर के क्रॉस बैटरी लगाई होगी या कुछ किया होगा उसकी वोल्टेज को मतलब हम मतलब बढ़ा रहे हैं। अभी हमें मैग्नेट मूव नहीं करनी शुरू की, अभी सिर्फ जनरल पहले जो मैग्नेटिक फील्ड लूप के बन रही थी वो इनटू द प्लेन बन रही थी। नहीं सी एक मिनट, देखो ये तो हम डिफरेंट केसेस ले रहे हैं। जैसे पहले जो केस लिया था वहां पे हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह बढ़ाई, मैग्नेट को मूव करके, ठीक है? यहाँ पे मैंने मैग्नेट को ना दिखाकर क्या बोल दिया कि करंट की वैल्यू बढ़ रही है, तो उससे भी इफेक्ट तो वही आ रहा है ना कि करंट बढ़ रहा है तो लूप के अक्रॉस जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो चेंज कर रही है। हाँ जी सर। हाँ, तो यहाँ और कोई मैग्नेट नहीं है। और सर जो इनिशियल वैल्यू की सर हम बात करते हैं कि उस वैल्यू से कम हो रही है या इंक्रीज हो रही है कोई मतलब कि करंट की मतलब वैल्यू? उसका मतलब होता है कि किसी भी इंस्टेंट पे जो पहले था उसके कंपैरिजन में। ठीक है सर। ओके, तो बच्चों मेरे पास एक और क्वेश्चन आया कि अगर हम करंट को कांस्टेंट कर दें लेफ्ट वाली वायर में तो क्या होगा? तो जैसे ही आपने करंट कांस्टेंट किया उसके तभी राइट साइड वाले लूप में कोई करंट इंड्यूस होना बंद हो जाएगा।
बिकॉज करंट कब इंड्यूस हो रहा है, जब फील्ड लाइंस चेंज कर रही हैं, ठीक है। ओके, तो अब बच्चों अगर आपको क्लियर हो गया है तो ये अगली सिचुएशन में अब आप मुझे बताओ। अब देखो, एक मिनट ध्यान से समझना। अब करंट कांस्टेंट है, ठीक है। मैंने करंट के साथ नहीं लिखा हुआ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ भी। करंट कांस्टेंट है और हम जो लूप है उस लूप को टुवर्ड्स राइट मूव कर रहे हैं। तो अब इस केस में मुझे बताओ, मतलब 3 ऑप्शंस हो गई, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, नो करंट। ध्यान से सोच के बताना। सर इसको मैग्नेट की तरह मूव कर रहे हैं कि सर एक ही डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं? ये तो एक वायर का लूप है, हाँ सर, लूप को मतलब कि एक ही डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं ना? राइट की तरफ लेके जा रहे हैं बस। हाँ ठीक है सर। ठीक है। अभी तक जिन्होंने आंसर किए हैं 2 आंसर गलत हैं, शाइना और आर्यमन। एक बार सोचो भाई दोबारा। विशांक दोबारा सोचो। कशिश, थिंक अगेन। सर एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दो। क्वेश्चन इज कि लेफ्ट साइड पे एक कांस्टेंट करंट कैरिंग वायर है, राइट साइड पे एक लूप है ऐसे रखा हुआ, हम इस लूप को टुवर्ड्स राइट मूव कर रहे हैं। तो हमें बताना है कि इस लूप के अंदर करंट इंड्यूस होगा या नहीं होगा, अगर हुआ तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज किधर को होगा। वरुण दोबारा सोचो। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भी बताओ भी साथ में। ओके, सो लेट्स थिंक। भाई हम अपने लूप को वायर से दूर लेके जा रहे हैं। वायर से हम उसको जितना दूर लेके जाएंगे उतना मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है तो इसका मतलब जो वायर के थ्रू फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, जो जो लूप के थ्रू पास कर रही हैं, इनटू द प्लेन जा रही हैं फील्ड लाइंस, वो कम होती जा रही हैं। मतलब दिस पोजीशन वर्सेस हम कोई भी एक पोजीशन अगर इस लूप की आगे बना दें तो इस पोजीशन में फील्ड लाइंस कम हो जाएंगी बिकॉज हम वायर से दूर हो गए। तो मतलब
हम जो मूवमेंट कर रहे हैं, इस मूवमेंट में लूप के अंदर जो फील्ड लाइंस जा रही हैं वो कम हो रही हैं। अब लूप ने इस चेंज को अपोज करना है। तो अगर फील्ड लाइंस कम हो रही हैं तो लूप चाहता है कि भाई कम ना हो। तो अगर लूप चाहता है कि फील्ड लाइंस कम ना हो, इसका मतलब क्या है कि लूप ये कहेगा कि लूप किधर को फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करेगा, अंदर कोई प्रोड्यूस करेगा, राइट। तो अगर फील्ड लाइंस अंदर की तरफ प्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए करंट जो है क्या आ जाएगा, क्लॉकवाइज। अब क्लियर हो गया बच्चों सबको? सर यस। सर इस केस में अगर जो लूप है सर वो टू एंड फ्रो मूव कर रहा होता तो सर उस केस में कैसे करते? तो अच्छा बच्चों, एक तो सबसे पहले बात ये समझो, आ, आप में से कुछ लोग इस बात से कंफ्यूज हुए कि ऊपर वाले फिगर में मैंने दिया था करंट इंक्रीजिंग विद टाइम, इस नीचे वाले फिगर में मैंने करंट को कांस्टेंट बोल दिया। ठीक है, तो भाई अब हमारी कंडीशन इस पे बेस्ड नहीं है कि करंट कांस्टेंट है या वेरिंग है। हमारी कंडीशन तो इस पे बेस्ड है कि जो हमारा लूप है उसके थ्रू फ्लक्स कांस्टेंट है या वेरिंग है। तो अगर किसी भी मेथड से लूप के अक्रॉस फ्लक्स चेंज कर रही है तो करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, एंड अगर हम लूप को बच्चों लेफ्ट राइट मूव करेंगे तो यस, करंट की डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। जब तक आप उसको राइट की तरफ मूव कर रहे हो करंट क्लॉकवाइज आएगा, जैसे ही आप उसको लेफ्ट की तरफ मूव करना शुरू कर दोगे करंट एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो वो चेंज होती रहेगी डायरेक्शन। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया सबको? यस सर। वंस अगेन, अगर आप यहाँ पे लूप को अपनी जगह से हिलाओगे ही ना, नहीं, तो फिर फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आ रहा क्योंकि करंट कांस्टेंट है इस केस में, तो फिर कोई इंड्यूस करंट नहीं होगा। अच्छा ये बताओ मुझे, मान लो करंट कांस्टेंट है, हमने लूप को भी उसकी जगह पे रखा हुआ है और किसी तरीके से ये लूप एक्सपैंड करना शुरू कर देता है। अपनी जगह पे रहते हुए लूप एक्सपैंड करना शुरू कर देता है, फिर क्या होगा? तो सर एंटी क्लॉकवाइज मूव करना शुरू कर देगा मूव करना शुरू कर देगा। और करंट सर एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा मतलब। हाँ, करंट करंट तो उस केस में भी फिर वही बात है, अगर लूप अपनी जगह पे रहते हुए एक्सपैंड करना शुरू कर दे तो भी लूप के थ्रू जो फील्ड लाइंस हैं वो बढ़ रही हैं, उसको अपोज करना है, तो फिर जो करंट आ जाएगा वो एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा। नहीं मतलब हम उसी लूप की बात करें कि हाँ भाई वो लूप एक्सपैंड कर रहा है, वायर मतलब खिंचनी शुरू हो गई, राइट, ऐसा कुछ। अच्छा बच्चों मुझे ये बताओ एक सिचुएशन,
ऑलमोस्ट सिमिलर सिचुएशन। अब हम इस लूप को इसी प्लेन के अंदर रोटेट कर रहे हैं, ऐसे अपनी जगह पे ही रखते हुए इसको रोटेट कर रहे हैं। एक मिनट एक सेकंड। ये लूप की जो शेप है ये एक सर्कुलर रिंग है और इस लूप को आप ऐसे रोटेट कर रहे हो। आप बताओ करंट किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा? इसी प्लेन के अंदर है बच्चों लूप। सर आई कांस्टेंट है। आई कांस्टेंट है। एक बार चेक कर दो, पहले तो दोबारा सोच लो। ठीक है तुम्हारा आदित्य। मुस्कान ठीक है, जसकनवल ठीक है, भव्य ठीक है, अवलजोत ठीक है, करमन ठीक है, खुशनीत ठीक है, मनमंदर ठीक है। बाकी लोग सोचो दोबारा भाई। ओजस ठीक है। आर्यमन ठीक है। नितेश ठीक है। तेजस्विनी ठीक है, जैस्मिन ठीक है। तो बच्चों इस केस में अगर लूप अपनी जगह पे रहते हुए ही रोटेट कर रहा है तो क्या उसके थ्रू जो फील्ड लाइंस पास कर रही हैं उसमें कोई चेंज आएगा? कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब इस केस में कोई करंट नहीं आएगा। ठीक है, तो इस केस में आंसर क्या आएगा? नो करंट। देखो सारे समझ आ गया ये केस? सर इस केस में ये टॉर्क के कारण मूव कर रहा है। मतलब जैसे भी, हाँ कोई लगा रहा होगा टॉर्क, यस। तो सर m क्रॉस b की जो वैल्यू होगी सर वो तो इंक्रीज कर रही होगी अगर सर इंक्रीजिंग टॉर्क से मूव करेगा। एक मिनट नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि वो, ये तो मैंने कहीं बात ही नहीं की कि जो लूप है उसको कौन मूव कर रहा है। लूप को तो हो सकता है कोई एक्सटर्नल एजेंट ही हो जो गोल गोल घुमा रहा हो। अच्छा सर, मतलब कि जरूरी नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही मूव कर रहा है। हाँ, ठीक है सर। तो अगर लूप ऐसे घूम रहा है तो लूप के थ्रू, मतलब अगर हम इसी फिगर की बात करें, अगर हम इसी को सही मान लें,
तो लूप के थ्रू तो हमेशा ही 3 फील्ड लाइंस ही पास करेंगी ना, कोई चेंज आएगा ही नहीं। यस सर। तो अगर फील्ड लाइंस में कोई चेंज नहीं आ रहा तो इसका मतलब कोई करंट नहीं प्रोड्यूस होगा। हाँ भाई कशिश, दीपजोत बताओ, ये क्लियर हुआ कि नहीं? शांक? Yes, sir. ओके चलो अगला केस देखते हैं। एक करंट कैरिंग वायर है, एक रेक्टेंगुलर लूप है इसी प्लेन में, और हम इस लूप को नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं। तो बताओ करंट किधर को इंड्यूस होगा? ओजस ठीक है, अवलजोत ठीक है, हाँ भव्य ठीक है, आर्यन ठीक है, दीपजोत ठीक है। क्वेश्चन इज, वही लेफ्ट साइड पे एक वायर है कैरिंग अ कांस्टेंट करंट, एक रेक्टेंगुलर लूप है, आप उसको नीचे की तरफ मूव कर रहे हो, सेम प्लेन नीचे की तरफ मूव कर रहे हो। खुशनीत ठीक है, नितिश ठीक है, तेजस्विनी ठीक है, ओबरॉन ठीक है, मुस्कान ठीक है, ईशांक ठीक है, आर्यमन कशिश दोबारा सोचो भाई एक बार। नियामत मैंने आपको नहीं देखा कभी चैट पे, आंसर करो भाई, चैट में लिखो आंसर। राहुल आंसर करो। आर्यमन ठीक है, अब कशिश ठीक है, कशिश बहुत सारे हैं, कशिश जिसने आईडी नहीं लिखी हुई वो ठीक है, 94 आईडी वाला गलत है आंसर। कशिश ठीक है। तो बच्चों इस केस में जब आप लूप को ऐसे मूव कर रहे हो इन सिचुएशन शोन, तो लूप का वायर से तो डिस्टेंस चेंज ही नहीं हो रहा।
राइट? अगर उसका वायर से डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा तो इसका मतलब जो फील्ड लाइंस उसके थ्रू पास करेंगी वो सेम रहेंगी, तो which means कि there is no change in flux, so which means कि there will be no current. राइट बच्चों, समझ आया ये? देखो अगर कोई भी डाउट है प्लीज आस्क। सर एक बार दोबारा बता दो। देखो हम लूप को जिस तरह से मूव कर रहे हैं उसका वायर से कोई डिस्टेंस नहीं चेंज कर रहा, राइट? उसका वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो सेम ही रहा ना हर जगह। यस सर। तो अगर उसका वायर से डिस्टेंस सेम रहा तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है लूप के अंदर वो हमेशा वही रही। यस सर। अगर मैग्नेटिक फील्ड वही रही तो जितनी फील्ड लाइंस उसके थ्रू पास कर रही हैं वो सेम रही, यस सर। है ना? तो इसलिए देयर इज नो फ्लक्स। थैंक यू सर। ओके, अगला एग्जांपल लिखो बच्चों।
आर्यन गोयल, सिली मिस्टेक। आदित्य ठीक है। कशिश, आंसर इन टर्म्स ऑफ द वेरिएबल्स गिवन। दीप जोत गलत है। आर्यमन शायद आप कुछ और लिखना चाह रहे थे, राइट? बच्चों आपने सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है, ठीक है? साइन की चिंता मत करना। हाँ जी। तो इस केस में क्या हो जाएगा बच्चों? तो आपको कहा है कि लूप जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में ये क्लियरली मेंशन नहीं है कि एरिया वेक्टर किधर को है। तो आप इनिशियल एंगल चाहे 0 मान लो चाहे 180 मान लो, हमें मैग्नीट्यूड से ही मतलब है।
लेट अस से मैं अभी एक बार के लिए एरिया वेक्टर ऐसे दिखा देता हूँ। तो जब हम इसको रोटेट करेंगे तो बाद में एरिया वेक्टर इसका नीचे को बन जाएगा। तो इन अदर वर्ड्स भाई अगर पहले एंगल 0 था तो बाद में 180 हो जाएगा, अगर पहले 180 था तो बाद में 0 हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, एवरेज ईएमएफ वो क्या है, डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। तो जो मान लो मैं बाद वाला एंगल 180 ले रहा हूँ, पहले वाला 0 ले रहा हूँ, तो बाद वाला एक तो जो क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्न्स हो तो सीधा उससे मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू, ताकि वो मिस ना हो। बेसिकली नंबर ऑफ टर्न्स वाली टर्म मिस हो जाती है जनरली। तो नंबर ऑफ टर्न्स इनटू एरिया इनटू एक बी मेंशन होना चाहिए था, है ना। इनटू बी तो cos 180 माइनस cos 0 अपॉन 4। तो ये बन जाएगा एन बी पाई आर स्क्वायर बाय 2। तो मैंने जो फिगर बनाया बच्चों, उसमें आप देख सकते हो कि पहले बी और ए के बीच में एंगल 0 है, बाद में उनके बीच में एंगल 180 हो गया। एनीवेज बट मुझे मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड से है। ये बच्चों आ गया सबको समझ? ईशांक क्लियर हो गया? ओके। तो अब बच्चों, नाउ विद दिस नॉलेज ऑफ लेंस लॉ, अब बस हम ये बात कर सकते हैं, एक ये लाइन लिख लेंगे हम कि भाई फैराडे के लॉ में जो नेगेटिव साइन आया था उसका क्या मतलब था। वो यही कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज अपोजिंग चेंज इन फ्लक्स। तो बच्चों हम जब क्वेश्चंस करते हैं, व्हाट वी डू इज, हम पहले अलग से सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं फैराडेज लॉ से डी फाई बाई डी टी करके, ठीक है, और डायरेक्शन हम निकाल लेंगे यूजिंग लेंस लॉ, ठीक है। हम मतलब फैराडे लॉ वाले माइनस को यूज नहीं करेंगे डायरेक्शन के लिए, क्योंकि उससे कई केसेस में क्लियर नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अंडरस्टूड?
चलो ठीक है बच्चों, देन दैट्स इट। ये आज के लिए इतना ही करना है हमने। टेस्ट की करो सारे होमवर्क तैयारी अच्छे से, राइट? यस, कोई कुछ कह रहा था? होमवर्क कुछ नहीं है। होमवर्क मैं मैसेज करूंगा। मोस्ट लाइकली ए या बी पार्ट्स है, बस मुझे देखना है कि उनमें से कोई क्वेश्चंस छोड़ने तो नहीं है। ठीक है। ओके बच्चों, बाय।